मैं प्रभाशंकर यादव, सहायक प्राध्यापक अर्थशास्त्र, शासकीय महाविद्यालय करतला, क्लास बीए पार्ट 2, पेपर फर्स्ट, यूनिट 4 में आज हम अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के प्रतिष्ठित सिद्धांत के अंतर्गत एडम स्मिथ का निरपेक्ष लाभ का सिद्धांत का अध्ययन करेंगे। इस सिद्धांत को लागतों में निरपेक्ष अंतरों का सिद्धांत भी कहते हैं। एडम स्मिथ स्वतंत्र व्यापार के पक्षधर थे। उनका मानना था कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से अंतर्राष्ट्रीय श्रम विभाजन को प्रोत्साहन मिलता है, क्योंकि इससे प्रत्येक राष्ट्र ऐसी वस्तुओं का उत्पादन कर सकता है जो वह सबसे कम लागत पर बना सकता है। जब एक देश दूसरे देश की तुलना में एक वस्तु को कम लागत पर तैयार कर सकता है, तो दूसरे देश के लिए यह लाभदायक होगा कि उस वस्तु का निर्माण न करके अपितु पहले देश से खरीद ले। इस प्रकार देश पहला दूसरे देश से उस वस्तु को खरीद ले जो वह तुलनात्मक रूप से कम लागत में बना सकता है। संक्षिप्त रूप में हम कह सकते हैं कि एक ही वस्तु का उत्पादन लागत दो देशों में अलग अलग होता है, तो उसे लागतों में निरपेक्ष अंतर कहा जाता है। एडम स्मिथ के अनुसार दो देशों में व्यापार उस स्थिति में होता है यदि उनमें से एक देश को एक वस्तु के उत्पादन में निरपेक्ष लाभ है तथा दूसरे देश को दूसरी वस्तु के उत्पादन में निरपेक्ष लाभ है। निरपेक्ष लाभ का अभिप्राय है कि एक देश दो वस्तुओं में से एक वस्तु को दूसरे देश की तुलना में निरपेक्ष रूप से कम लागत पर उत्पादित कर सकता है। इस सिद्धांत की मान्यताएं, तो इस सिद्धांत की कुछ मान्यताएं हैं। इसमें पहली मान्यता है उत्पादन का एकमात्र साधन श्रम है, यानी उत्पादन के लिए केवल श्रम का ही प्रयोग किया जाता है। दूसरी मान्यता है एक देश की सीमाओं के अंदर श्रम पूर्णतया गतिशील, परंतु दो देशों के बीच श्रम की गतिशीलता का अभाव। कहने का तात्पर्य यह है कि एक देश की सीमा के अंदर श्रम पूर्ण रूप से गतिशील होता है, अर्थात वह एक देश के सीमा में एक उद्योग से दूसरे उद्योग में आसानी से आ जा सकता है, उस पर कोई प्रतिबंध नहीं होता। किंतु दो देशों के बीच श्रम की गतिशीलता का अभाव होता है, यानी वह एक देश से दूसरे देश में जाने के लिए असमर्थ होता है, उस पर प्रतिबंध होते हैं। और तीसरी मान्यता है दो देश एवं दो वस्तुओं का सरलतम मॉडल। तो इस प्रकार एडम स्मिथ ने दो देश एवं दो वस्तुओं का सरलतम मॉडल अपनाया है। अब हम देखते हैं सिद्धांत की व्याख्या। प्रत्येक देश को उस वस्तु के उत्पादन में विशिष्टीकरण करना चाहिए जिसे वह दूसरे देशों की अपेक्षा अधिक सस्ते में उत्पादित कर सकता हो और उसे उन वस्तुओं के साथ विनिमय कर सकता है जिनको दूसरे देशों में कम लागत आती है। और इस सिद्धांत को और अधिक स्पष्ट समझने के लिए एक सारणी का प्रयोग कर सकते हैं। यहाँ पर सारणी एक ये है, तो सारणी एक में लागतों में निरपेक्ष अंतर को दिखाया गया है। यहाँ पर इस सारणी में दो देश दिखाए गए हैं और दो वस्तुएं। तो इस प्रकार माना कि दो देश हैं ए और बी, और उनके द्वारा दो वस्तुओं का उत्पादन हो रहा है एक्स और वाई वस्तु का। तो देश ए श्रम की एक इकाई का प्रयोग करके एक्स वस्तु की 10 इकाइयां उत्पादित कर सकता है और वाई वस्तु की 5 इकाइयां उत्पादित कर सकता है। इसी प्रकार देश बी एक्स वस्तु की 5 इकाइयां और वाई वस्तु की 10 इकाइयां उत्पादित कर सकता है श्रम की एक इकाई का प्रयोग करके। तो हम देख रहे हैं इस सारणी में देश ए को एक्स वस्तु पर निरपेक्ष लाभ प्राप्त हो रहा है और देश बी को वाई वस्तु पर निरपेक्ष लाभ प्राप्त हो रहा है। ऐसा इसलिए हो रहा है, देश ए
अधिक उत्पादन कर रहा है एक्स वस्तु की, और जबकि वाई वस्तु की कम उत्पादन कर रहा है। इसी प्रकार देश बी एक्स वस्तु की कम उत्पादन कर रहा है और वाई वस्तु की अधिक उत्पादन कर रहा है। तो इस प्रकार देश ए को निरपेक्ष लाभ है एक्स वस्तु पर और देश बी को निरपेक्ष लाभ प्राप्त हो रहा है वस्तु वाई पर। तो देश ए एक्स वस्तु और देश बी वाई वस्तु का उत्पादन करके अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कर सकते हैं, जिससे दोनों देशों का लाभ बढ़ेगा। कैसे बढ़ेगा, यह सारणी 2 से स्पष्ट होगा। सारणी 2 में दिखाया गया है व्यापार से लाभ को, और इस सारणी को 3 भागों में बांटा गया है। पहला भाग है ये जो व्यापार से पहले की स्थिति है, ये व्यापार के बाद की स्थिति है, और ये वाला हिस्सा व्यापार से होने वाले लाभ की स्थिति है। तो हम देखते हैं, हम पहले भी इस सारणी को देख चुके हैं कि देश ए एक्स वस्तु पर निरपेक्ष लाभ प्राप्त कर रहा है, इसलिए उसे वाई वस्तु का उत्पादन नहीं करना चाहिए और उसमें लगे श्रम को एक्स वस्तु पर लगा देना चाहिए, जिससे एक्स वस्तु में विशिष्टीकरण प्राप्त करके देश ए इसकी डबल इकाइयों का उत्पादन कर सकता है, अर्थात 20 इकाइयां उत्पादित कर सकता है, और वाई वस्तु की जो उत्पादन है उस वाई वस्तु के उत्पादन को वह त्यागता है, इसलिए यहाँ पर इसको हम डैश से दिखा रहे हैं। इसी प्रकार देश बी एक्स वस्तु का उत्पादन ना करके केवल वाई वस्तु का उत्पादन करेगा, तो वह भी पहले से 2 गुना उत्पादन करेगा। अब तीसरा भाग है जो व्यापार से लाभ। हम देख रहे हैं कि व्यापार से पहले देश ए 10 वस्तु का उत्पादन कर रहा था और व्यापार के बाद 20 वस्तु का उत्पादन करने लगा है। तो जब यह विशिष्टीकरण प्राप्त कर लेता है और उत्पादन जो होता है वह बढ़ जाता है, तो कितना बढ़ा है, +10 बढ़ा है। और चूंकि वह अब वाई वस्तु को उत्पादित नहीं कर रहा है, यानी उसकी हानि हो रही है वाई वस्तु के उत्पादन पर, तो उसे हम माइनस में दिखाए हैं। इसी प्रकार देश बी वाई वस्तु पर +10 ज़्यादा उत्पादन कर रहा है और अब वह एक्स वस्तु का उत्पादन नहीं कर रहा है, इसलिए हम -5 दिखा रहे हैं। और हम इसको घटाते हैं या माइनस करते हैं तो +5 आता है, यहाँ पर भी +5 आता है। अब इन तीनों का एक बार हम तुलनात्मक अध्ययन कर लेते हैं। तो देश व्यापार होने से पहले दोनों देश मिलकर एक्स वस्तु की 15 इकाई उत्पादित कर रहे थे और वाई वस्तु की 15 इकाई उत्पादित कर रहे थे। व्यापार होने के बाद दोनों देश एक्स वस्तु के देश ए 20 और ये वाई 20, तो कुल मिला के 5-5 की वृद्धि हुई है दोनों देशों के उत्पादन पर। तो इस तरह से +5 का संयुक्त लाभ दोनों देशों को हो रहा है। उक्त सारणी से स्पष्ट होता है कि दोनों देशों के बीच व्यापार होगा तो देशों का लाभ बढ़ेगा, दोनों देशों का। अब हम इसे उत्पादन संभावना वक्र की सहायता से सिद्धांत का स्पष्टीकरण कर सकते हैं। ये चित्र 1 में उत्पादन संभावना वक्र को दिखाया गया है। यहाँ पर इस चित्र को आप देखिए, यहाँ पर ये वाला जो रेखा है ये उत्पादन संभावना वक्र देश ए का है और ये वाला जो रेखा है ये उत्पादन संभावना वक्र बी को बताता है। चूंकि देश ए का उत्पादन संभावना ये वक्र ये है वाई ए एक्स ए, देश ए का उत्पादन संभावना वक्र है जो यह बताता है कि देश ए एक्स वस्तु का ओ एक्स ए उत्पादित कर सकता है, यानी यहाँ से यहाँ तक उत्पादित कर सकता है, और जबकि वह ए देश वाई वस्तु के ओ वाई ए उत्पादित कर सकता है। और देश बी का उत्पादन संभावना वक्र बताता है देश बी एक्स वस्तु का ओ एक्स बी, यानी इतना ही उत्पादन कर सकता है एक्स वस्तु का, जबकि देश बी वाई वस्तु का यहाँ से यहाँ तक उत्पादन कर सकता है। तो इस प्रकार हम देख रहे हैं कि एक्स वस्तु के उत्पादन में देश ए को निरपेक्ष लाभ प्राप्त हो रहा है, यहाँ से यहाँ तक उत्पादन कर रहा है, जबकि
देश भी एक वस्तु को केवल यहाँ से यहाँ तक उत्पादित कर रहा है, तो इस स्थिति में देश ए को निरपेक्ष लाभ प्राप्त हो रहा है। ऐसी स्थिति देश बी की भी है। वह ऐसी स्थिति में हम देखते हैं वायु वस्तु के लिए, तो देश ए वायु वस्तु का OYA यानी यहाँ से यहाँ तक वायु वस्तु को उत्पादित कर सकता है देश बी, जबकि देश ए है वह OYA यानी वायु वस्तु का केवल यहाँ से यहाँ तक उत्पादन करता है, जबकि देश बी वस्तु वाई का यहाँ से यहाँ तक उत्पादित करता है। तो हम देखते हैं OYA से बड़ा है OYB। तो इस प्रकार देश बी को वस्तु वाई के उत्पादन पर निरपेक्ष लाभ प्राप्त हो रहा है, जिसे हम यहाँ पर भी दिखा दिए हैं। इस प्रकार लागतों में निरपेक्ष अंतर को उत्पादन संभावना वक्र की सहायता से दिखाया जा सकता है। सिद्धांत की आलोचनाएं हैं, तो इस सिद्धांत की कुछ आलोचनाएं हैं। यह सिद्धांत इस मान्यता पर आधारित है कि एक देश को किसी न किसी वस्तु के उत्पादन में निरपेक्ष लाभ होना चाहिए, जिसे वह देश उस वस्तु का निर्यात कर सके। परंतु कोई ऐसा देश हो सकता है जो अन्य देशों की तुलना में किसी भी वस्तु के उत्पादन में श्रेष्ठ ना हो, अर्थात उसे निरपेक्ष लाभ ना हो। ऐसा उदाहरण किसी पिछड़े हुए देश का हो सकता है जो अकुशल है, जिसकी उत्पादन विधियां पिछड़ी हुई हैं। क्या ऐसे देश को विदेशी व्यापार से लाभ प्राप्त होगा? एडम स्मिथ का यह सिद्धांत इस समस्या का हल नहीं कर सका। धन्यवाद।